ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन की शुरुआत दुनिया के पुराने शहरों में से एक काशी से, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान का एक अनूठा संगम है। फिलहाल काशी की इस पहचान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। इसके केंद्र में काशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सौंदर्यीकरण के नाम पर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को रौंदा जा रहा है। देवी देवताओं के साथ सनातन के पुरोधाओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। विपक्ष के इन आरोपों को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है और अब विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सियासी महाभारत है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मणिकर्णिका, जहां जीवन और मृत्यु एक साथ बहते हैं। एक और जलती चिताएं, दूसरी ओर गंगा में डुबकी लगाते लोग। यही मणिकर्णिका का रहस्य है और यही मणिकर्णिका की आत्मा है। जैसे शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, वैसे ही मणिकर्णिका बिना काशी। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में मौजूद ये मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, वहां साजिश और आस्था से खिलवाड़ के आरोप प्रत्यारोपों की मुखाग्नि दी जा रही है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जब सीएम योगी शनिवार को वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद कॉरिडोर में स्थित जगत गुरु आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लोक माता अहिल्याबाई होलकर पर पुष्प अर्पित करने की ये तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब विपक्ष योगी सरकार पर सनातन की विरासत को चोट पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ 100 मीटर दूर मणिकर्णिका घाट में लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा खंडित करने के आरोप लग रहे हैं। सीएम योगी मणिकर्णिका घाट पर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने विपक्ष के आरोपों को साजिश बताया। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट को लेकर सोशल मीडिया पर तैर रही तस्वीरों को एआई जनरेटेड बताया, तो आज यूपी प्रशासन भी एक्शन में आ गया। सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में 8 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी हैं। इन सभी पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से मणिकर्णिका घाट पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। एआई जनरेटेड और कई सारे जो है भ्रामक पोस्ट किए गए, रिट्वीट किए गए हैं। उनको लेकर कल जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। उन हैंडल्स की डिटेल निकाली जा रही है ताकि आगे की विधिक कार्रवाई की जा सके। लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग चल रही है। कोई भी इस प्रकार के मिसलीडिंग फैक्ट्स को एआई जनरेटेड पोस्ट करता है या रिट्वीट करता है या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल यही वो वीडियो है जिससे मणिकर्णिका घाट पर मचे हंगामे की चिंगारी सुलगी थी, जिसमें दावा किया गया कि विकास के नाम पर मणिकर्णिका घाट की पहचान खत्म की जा रही है। वहां मौजूद देवी देवताओं की मूर्ति और लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा खंडित हुई है। इन्हीं तस्वीरों को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया था। बीजेपी नेताओं की तुलना बाबर और महमूद गजनवी से की थी। एफआईआर पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया भी दी है। वहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, बिल्कुल तोड़ा गया है, और ये वीडियो कोई मैंने नहीं बनाया, वहाँ के स्थानीय साधुओं ने बनाया। उन लोगों ने ये वीडियो बनाया, ये देखिए।
ये मैंने बनाया है। ये मंदिर तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट पे। ये देखिए, ये स्थानीय साधु हैं, वहाँ के लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि मंदिर तोड़ा गया। ये मैंने बनाया है। वहीं अफवाह फैलाने के दूसरे आरोपी पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, करो एफआईआर। कितना करोगे एफआईआर? सच्चाई को एआई बताकर कब तक सच को झुठलाओगे? कब तक झूठ को सच बनाओगे? प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला निश्चय ही महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। सरकार की तरफ से खंडन और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद विपक्ष आरोपों पर अड़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल से मणिकर्णिका घाट का वीडियो शेयर किया है। एसपी के साथ कांग्रेस भी सुर मिला रही है। जो पत्र उनके परिवार ने लिखा कि हमें ये वापस किया जाए, ये उनके परिवार, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की के जो ट्रस्ट है, उन्होंने ये पत्र लिखा है। ये यशवंतराव होलकर जी प्रेसिडेंट हैं ये उस ट्रस्ट के। इन्होंने जो फोटोज जारी किए हैं, ये देखिए पहले का मणि है जिसमें माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्तियां लगी हैं और ये बोल्डोज की हुई, ये एआई से ली हुई फोटोज हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर यह कहा जा सकता है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो जो लोग सच दिखा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कर रही है सरकार। कथित तौर पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अहिल्याबाई होलकर सनातन की वो सितारा हैं जिन्होंने मणिकर्णिका घाट से लेकर अयोध्या के सरयू घाट, हरिद्वार, प्रयागराज, कांची, रामेश्वरम सैकड़ों तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया और देश भर में सनातन की शक्ति को मजबूती दी। अहिल्याबाई भारत की महान शासिकाओं में से एक थी। मालवा की रानी अहिल्याबाई लोक माता मानी जाती हैं। समाज सुधार और मंदिर निर्माण के लिए सनातन के इतिहास में अमर नाम है। 1777 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वविद्यालय मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 18वीं शताब्दी में काशी में कई मंदिर और घाट आक्रमणों और उपेक्षा के कारण जर्जर हालत में थे। तब रानी अहिल्याबाई ने अपने निजी धन से मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। घाट की सीढ़ियां, पक्के चबूतरे और यात्रियों की सुविधा विकसित कराई गई। पिछले हफ्ते तक यहां जो भी तस्वीर दिखाई दी थी, उनके निर्माण और पुनर्निर्माण में इन्हीं का योगदान था। इसलिए सालों पहले उनकी याद में यहां मूर्ति लगाई गई थी। कथित तौर पर मूर्ति टूटने की जब खबर फैली तो हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी को विरोधियों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। मणिकर्णिका का सीधा संबंध भगवान शिव और मां पार्वती से भी है। माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती वाराणसी में थे, तब पार्वती जी के कान की मणि इस घाट पर गिर गई, जिसे भगवान शिव जी ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिली। क्रोधित होकर शिव और शक्ति ने इस घाट को श्राप दिया कि यहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होगी, तभी से यहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती हैं। तो ये काशी का सर्वोच्च यह मणि है, समझ गए कि नहीं? मणिकर्णिका का मतलब क्या है? यह मणि है, जो मणि गिरी हुई है, जो जगह जगह पर साधना करते हुए भगवान विष्णु की मणि जो गिरी हुई है, वह मणिकर्णिका का अपना बहुत बड़ा महत्व है। इसके विषय में शास्त्र में भी तमाम वर्णन किया गया है। मणि का गंगा जी से एक महत्व जुड़ा गया। जिस मणिकर्णिका घाट में कभी चिता की आग नहीं बुझती, वहां बीते कुछ दिनों से सियासी सवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। और हमारी अगली खबर बिहार की राजधानी पटना से है। पटना में एक बेटी के रेप और मर्डर का गुनहगार अब तक शिकंजे से बाहर है। गुनहगार कौन है, इसकी जांच जिस पुलिस को करनी चाहिए थी, वो तो खुद सवालों के घेरे में है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि डॉक्टर भी इसी लिस्ट में है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, सरकार जांच की बात कह रही है। आज हम आपको पटना के बेटी के गुनहगारों को दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने बेटी को तो नहीं मारा, लेकिन उसके केस को जरूर मार डाला। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार हाय 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 हाय।
अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास हुआ है। पहले तो लिपापोती को दबाने का प्रयास किया गया है, मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। पूरे बिहार की महिलाओं की बात है, एक जिला की बात नहीं है और एक बच्ची की बात नहीं है। पटना की बेटी को इंसाफ का इंतजार है। परिवार बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर है। पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, फिर आपको बेटी के गुनहगारों से एक एक करके मिलवाएंगे। पटना के मुन्नाचक इलाके में है शंभू हॉस्टल, जहां रहकर ये बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को मेडिकल की तैयारी कर रही ये छात्रा अपने कमरे में बेहोश पाई गई। हॉस्टल के कर्मचारी उसे एक के बाद एक 3 अस्पताल लेकर गए। सबसे पहले सहज सर्जरी क्लिनिक, फिर प्रभात मेमोरियल सदर हॉस्पिटल और फिर पटना के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 6 से 9 जनवरी तक अस्पताल बदलने का काम चलता रहा, लेकिन इस दौरान पुलिस सीन में कहीं नहीं थी और आखिरकार 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। 9 जनवरी को ही पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन न अस्पताल न पुलिस ने ही मामले को गंभीरता से लिया। 3 दिन तक छात्रा अस्पताल में रही और इस दौरान न तो हॉस्टल सील हुआ, न हॉस्टल का कमरा और न ही बिस्तर, जबकि ये अहम सबूत थे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि छात्रा की मौत के 1-2 नहीं बल्कि 5 गुनहगार हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी तक शामिल है। इन लोगों ने बेटी को तो नहीं मारा, लेकिन इस केस का ही कत्ल करने की पूरी कोशिश की। गुनहगार नंबर 1, डॉक्टर सतीश कुमार। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद कहा था कि नींद की दवा या डोज ज्यादा लेने की वजह से लड़की कोमा में चली गई। लेडी डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए थे। लेडी डॉक्टर का हवाला देते हुए प्रभात मेमोरियल अस्पताल के हेड डॉक्टर सतीश कुमार ने रेप से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर डॉक्टर सतीश को लग रहा था कि शुरुआती जांच क्लियर नहीं है, तो रिपोर्ट रिजर्व क्यों नहीं रखा? रेप से इनकार किया, फिर शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? इसका जवाब डॉक्टर सतीश के पास नहीं। गुनहगार नंबर 2, थाना प्रभारी रोशनी कुमारी। पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में ही छात्रा की मौत की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और यहाँ के प्रभारी रोशनी कुमारी, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने आंख बंद कर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कह दिया कि रेप नहीं हुआ है। रोशनी की यही रिपोर्ट आगे के लिए इस केस की बेसलाइन बन गई। अब सवाल यह है कि थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल सील क्यों नहीं किया? हॉस्टल के कमरे से कोई सबूत क्यों नहीं जुटाए? फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए क्यों नहीं बुलाया? हालांकि पुलिस ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि उन्हें 9 जनवरी को घटना की जानकारी मिली। गुनहगार नंबर 3, अभिनव कुमार, एएसपी पटना सदर। एएसपी ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट को ही आधार मान लिया। अगर अभिनव कुमार चाहते तो ये जांच कर सकते थे कि थाना प्रभारी की रिपोर्ट में कुछ छूट तो नहीं रहा। चाहते तो कमरे की फॉरेंसिक जांच करा सकते थे, छात्रा के शरीर पर चोट को लेकर सवाल उठा सकते थे, नए सिरे से जांच करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। सवाल यह है कि आखिर अभिनव कुमार ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? अभिनव कुमार ने दोबारा जांच क्यों नहीं कराई? उन्होंने छात्रा का बयान क्यों नहीं लिया? एक बेटी की रेप और हत्या हो गई और कानून के रखवाले कान में तेल डालकर सोते रहे। जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था। अभी 2 गुनहगार और हैं। गुनहगार नंबर 4, परिचय कुमार, एसपी पूर्वी पटना। परिचय कुमार ने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इसे सुसाइड बता दिया। नीचे के अधिकारियों की रिपोर्ट को बिना वेरीफाई किए भरोसा कर लिया। परिचय कुमार ने तो नींद की गोली की थ्योरी भी बताई थी। गुनहगार नंबर 5, कार्तिकेयन शर्मा, एसएसपी पटना। एसएसपी कार्तिकेयन ने यौन शोषण के मामले को सिरे से खारिज कर दिया। एसएसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक का इंतजार नहीं किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो यही एसएसपी साहब एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं। ये जांच का दायरा सभी के लिए ओपन रखा गया है, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो, इसीलिए वहाँ पे एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। और अगर किसी भी व्यक्ति की या डॉक्टर की आती है इसमें, तो उनको भी जांच में लाया जाएगा। अब पुलिस एसआईटी जांच की बात कर रही है, लेकिन पुलिस का मूड कैसे बदला, इसकी सबसे बड़ी वजह है 14 जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो एबीपी न्यूज के पास है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि खुद को बचाने के लिए छात्रा ने संघर्ष किया था। छात्रा के शरीर पर जख्म और नाखून के निशान हैं। छात्रा के शरीर पर 10 से ज्यादा गंभीर जख्म हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंदरूनी हिस्सों में भी चोट का जिक्र है। इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की हर थ्योरी, हर कहानी के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। यही वजह है कि एसआईटी जांच हो रही है। एसआईटी ने अपना काम भी सहज सर्जरी क्लिनिक से शुरू कर दिया है।
एक तरफ नए सिरे से जांच हो रही है तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी हो रही है। आरजेडी के अलावा पप्पू यादव और प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव तो देर रात प्रभात मेमोरियल अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल से लेकर सरकार तक पर सवाल उठा दिए। 5 तारीख से हम ये सवाल उठा रहे थे। हम बेटी के घर पर गए थे। हमने पहला दिन ही कहा था, हमने पहले ही कह दिया, हमने गृह मंत्री जी से सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। हमने पहले ही दिन कह दिया कि सारे हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है। कौन है मनीष रंजन, कौन है अभिषेक? मनीष रंजन के कई अस्पताल हैं, कई लॉजेज हैं, सेक्स रैकेट का काम करता था। आनंद फानन में उनको जेल भेज दिया गया केस को दबाने के लिए। तेजस्वी की पार्टी सीएम नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। नीट की छात्रा जो पटना में जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस मामले पर लिपापोती का प्रयास जिस तरह से हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी ये क्या बता रही है? नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने सीधे सरकार से सवाल पूछा है और सरकार को आईना दिखाया है कि ये बिहार में क्या हो रहा है। असमत लूटी जा रही है और सरकार के मुखिया चुप हैं। विरोधी दल में भले ही संख्या कम हो विपक्ष का, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी सरकार को इस तरह से बेलगाम नहीं रहने देंगे। सबके साथ न्याय करवाकर ही रहेंगे। सरकार को लगातार घेरने का काम सड़क से लेकर सदन तक किया जाएगा। हालांकि सरकार कह रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लगातार समीक्षा कर रही है, स्तरीय टीम बनाई और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूँ। अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई। सवाल ये है कि क्या इन बड़े बड़े बयानों से वो बेटी वापस आ जाएगी? आखिर ऐसा क्यों है कि कानून और कानून के रखवालों पर भरोसा बचा नहीं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, कानून का खौफ होता और एक बेटी की जान ऐसे नहीं जाती। बिहार में कांग्रेस एक बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में लगी हुई है और उधर मध्य प्रदेश में उसके विधायक बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के रेप पर विवादित बयानबाजी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ये समाजवादी पार्टी के नेता और मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन हैं। समाजवादी पार्टी का भले ही यूपी में कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन फाइनल न हुआ हो, लेकिन एसटी हसन कांग्रेस नेताओं के साथ गठबंधन धर्म निभाना नहीं भूले। इस कदर फर्ज निभाया कि आपत्तिजनक बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आए। मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। दूसरी वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। कितने एग्जाम्पल्स हमारे और आपके सामने। एसटी हसन ने यह बयान मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बयान दिया है। फूल सिंह बरैया के बयान की निंदा करने के बजाय एसटी हसन ने रेप की विवादित थ्योरी पेश कर दी। कांग्रेस विधायक बरैया ने क्या कहा था, अब वो भी सुनिए। कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। बरैया के विवादित बयानबाजी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है, तो एसटी हसन ने एसपी को बैकफुट पर कर दिया। एसटी हसन के सहारे बीजेपी अखिलेश पर निशाना साध रही है और इतिहास के पुराने पन्ने पलट रही है, तो कांग्रेस चुप्पी साध रही है। एसटी हसन जी उस समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं जिसके मुखिया कभी कहा करते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाया करती है। तो ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता हैं और उनकी विचारधारा ही ऐसी है कि इस तरह से बातें करते हैं और एसटी हसन को शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़े जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है उसके सदस्य रहे हैं और इस तरह की बात करते हैं। कहीं न कहीं वो जस्टिफाई कर रहे हैं रेपिस्टों को और अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वो एसटी हसन के बयान से सहमत हैं, असहमत हैं और अगर असहमत हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं मुरादाबाद में एसटी हसन, वो इंटरनेट को बड़ा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रेप का कारण इंटरनेट है। क्या कहना है आपका? मैंने इसको देखा नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वैसे एसटी हसन नेता के साथ साथ पेशे से डॉक्टर भी हैं। उनसे संवेदनशील बयान की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने बरैया के बयान पर गलत पोस्टमार्टम कर पखेड़ा खड़ा कर दिया है।
पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? এটা আপনাদের বুঝতে হবে কি সাংঘাতিক সিচুয়েশন। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, বিজেপির প্ল্যান এটা। জয় বাংলা বলবো, জয় বাংলা বলবো। What is happening in West Bengal? It is not only the absence of law and order, it tantamounts to the total breakdown of constitutional machinery. अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है, खून खून हो रहा है बंगाल में। अभी मैं देख रहा हूं कि लोग ममता जी के साथ इस मुसीबत की घड़ी में भी जिस तरह से बंगाल के लोगों का साथ दे रही हैं, उनको कोई कमी महसूस नहीं होने दे रही हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं हमारा खास शो फाइनल गोल। बंगाल चुनाव में अब करीब 2 महीने का ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले यहां का सियासी पारा बहुत हाई हो रहा है। अभी ईडी और ममता सरकार के बीच की तकरार थमी भी नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा ने बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद का एक नया चैप्टर खोल दिया है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस माटी से सियासी शंखनाद किया जिससे ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया था। प्रधानमंत्री मोदी सिंगूर में ममता सरकार पर खूब दहाड़े। मतलब साफ है, चुनाव की तारीख आते आते बंगाल में काफी कुछ होना बाकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार बंगाल में बीजेपी कमल खिला पाएगी या एक बार फिर ममता बनर्जी ही बाजी मार लेंगी? बंगाल में जीत का फाइनल गोल कौन मारता है, मोदी या ममता? ये देखना इस बार काफी दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी ने नए साल की शुरुआत चुनावी जीत के साथ की। बीएमसी जिस पर ठाकरे परिवार का 2 दशक से कब्जा था, उस पर बीजेपी ने विजय पताका लहरा दिया। अब बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल है, यानी कि ममता बनर्जी का गढ़, जिसमें बीजेपी लंबे समय से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। আপনারা সবাই কেমন আছেন? महाराष्ट्र की जीत से बीजेपी जोश में है और अब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल चुनाव में जीत का फाइनल गोल मारकर ममता को मात देने के मिशन में है। केंद्र सरकार गरीबों के लिए जो पैसा भेजती है, उस पैसे को यहां टीएमसी के लोग लूट लेते हैं। टीएमसी के लोग बंगाल के मेरे गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं। उन्हें आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपनी तिजोरियां भरने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या बीजेपी इस बार ममता के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या दीदी बीजेपी की जीत की ट्रेन में ब्रेक लगा देंगी? दीदी ने 2011 में बंगाल पर 34 साल से राज कर रही सीपीआईएम को अकेले दम पर हरा दिया था। तब से वो बंगाल की दीवार को ढहाने से बचाए हुए हैं। उधर बीजेपी लगातार दीदी की दीवार की नींव कमजोर करने में लगी है। এটা আপনাদের বুঝতে হবে কি সাংঘাতিক সিচুয়েশন। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে, বিজেপির প্ল্যান এটা। নিজেরা ভোটে পারবে না তাই ভোট পাকাচ্ছে।
করছে লুট, বলছে ঝুট। আমি সংখ্যালঘুদের এটাই বলবো, পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে আমরা অলরেডি টেক আপ করেছি এবং আমরা কেসও করেছি, আমরা পরিবারগুলোকে সাহায্যও করছি। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता और मोदी दोनों इस बार फाइनल गोल मारकर बंगाल में बड़ा खेला करना चाहते हैं। बीजेपी की बात करें तो पार्टी के काम करने की दोहरी प्रकृति न केवल उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, मुकाबले के नियमों को फिर से गढ़ने की उसकी लगातार कोशिश का भी पता चलता है। चुनाव के बेहद ही जटिल, रणनीतिक और नाजुक दौर में सफलता पाने के लिए जरूरी है टाइमिंग और नैरेटिव, लेकिन उसके साथ ही महत्वपूर्ण हो जाता है मजबूत संगठन भी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे भी सामने नहीं आए थे, लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। पश्चिम बंगाल जहां पर अगले कुछ महीनों में होने हैं विधानसभा चुनाव। बीजेपी के अंदर यही अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है कि चुनाव का काम कभी नहीं रुकता। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। इससे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में राजनीति हमेशा हलचल में बनी रहती है। निश्चित तौर पर यह थकाऊ है, पर रोमांच बराबर बना रहता है। लेकिन कच्ची खिलाड़ी ममता बनर्जी भी नहीं है, वो उसी पिच पर खेलना जानती हैं जिस पर बीजेपी जीत का दांव लगाती है। 2011 के बाद चुनाव दर चुनाव दीदी ने इसे साबित भी किया है। उन्होंने बीजेपी के हर मंत्र का काट निकाला, जिसके कारण वो आज तक अजेय बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है, इस बार क्या होगा? फाइनल गोल कौन मारेगा, मोदी या ममता? दीदी के गढ़ को ढहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के साथ मैदान में है। भ्रष्टाचार, घुसपैठिए, सुशासन, विकास, अपराध मुक्त बंगाल, हिंदुत्व, महिलाओं को सुरक्षा। बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा आक्रामक है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में ममता सरकार को घेरा। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। दुनिया के जो विकसित देश है। शनिवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने असम में ममता सरकार पर अटैक करते हुए आरोप लगाया, बंगाल के कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है। पीएम मोदी ने वादा किया कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। इन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हिंसा को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर हमलावर है। हिंसा की शुरुआत शुक्रवार को झारखंड में मुर्शिदाबाद के एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई। प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा और मीडिया और पुलिस पर हमले किए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया, बीजेपी मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़का रही है। इस दौरान उन्होंने हुमायूं कबीर को भी कटघरे में खड़ा करते हुए उन पर हिंसा को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। 2 दिन से हुआ कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, मीडिया के ऊपर हुआ, एनएच बंद कर दिया। उस रास्ता जो राजमार्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर नॉर्थ ईस्टर्न और हमारी जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है, और इतना रेल मार्ग पर रेल के ऊपर आक्रमण किया, ये सब तो बंद होना चाहिए।
इस बीच ईडी से तनातनी को लेकर भी ममता को बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी की पहचान फाइटर की रही, लेकिन अपने 50 साल के लड़ाकू राजनीतिक जीवन में वो पहली बार बैकफुट पर दिखी। कोयला घोटाले की जांच में ईडी ने 8 जनवरी को कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर और को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर छापे मारे थे। तब ममता ईडी और आईपीएसी के बीच में आ गई थी। ममता दोनों जगह पहुंच गई थी। प्रतीक जैन के घर से वो एक फाइल फोल्डर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क और प्रतीक जैन का फोन ले गई थी। उधर आईपीएसी के दफ्तर से उनके लोग भी कई फाइल अपने साथ कार में ले गए थे। इतना ही नहीं, टीएमसी ने ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज करा दी थी। वहीं ईडी भी हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया था। बाद में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 3 फैसले दिए। ईडी अफसरों के खिलाफ ममता सरकार की एफआईआर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा और आदेश दिया गया कि छापे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और डिवाइस सुरक्षित रखी जाए। अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा है कि जांच एजेंसी के काम में राज्य सरकार का कथित दखल एक गंभीर मुद्दा है। कानून के राज के लिए जरूरी है कि हर जांच एजेंसी आजादी के साथ काम कर पाए। एजेंसी की जांच में पार्टी के काम का बहाना लेकर बाधा नहीं डाल सकते। ये देखना जरूरी है कि राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधी कहीं बच ना जाए। कानूनी सवालों को बिना सुलझाए छोड़ने से अराजकता फैल सकती है। मुख्यमंत्री ममता को कोर्ट से लगे इस झटके को भारतीय जनता पार्टी अपनी बड़ी जीत और ममता की हार की तरह देख रही है। जंगल राज कैसा होता है? जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, क्या प्रदर्शन अब हाईकोर्ट के अंदर होंगे? जंतर मंतर बना दोगे आप हाईकोर्ट? उसमें ऐसा क्या था ममता बनर्जी कि अगर वो ईडी के सामने आता, कौन से राज खुल जाते? क्यों इतना भयभीत हुई? लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे बंगाल में बीजेपी जिस मकसद के साथ मैदान में है वो उसमें कामयाब हो पाएगी? बीजेपी इस बार ममता के किले में सेंध लगा पाएगी? चुनौती अगर ममता को है, अगर तृणमूल कांग्रेस को, रूलिंग तृणमूल कांग्रेस का कोई चुनौती है बंगाल में, तो वो मोदी जी की पार्टी से ही है और मोदी जी उसके सबसे बड़े मैस्कॉट है। तो इसीलिए मेन चुनौती मोदी जी ही है। देखिए, भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी का नाम उन बड़े नेताओं में शुमार होता है जो जितनी तारीफ बटोरते हैं उतनी ही उनकी आलोचना भी होती है। नाम में नरमी है पर वो उसके उलट एक सख्त स्मार्ट स्ट्रीट फाइटर लगती है। ममता बनर्जी में दृढ़ता, जनप्रियता और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव का एक अनोखा मिश्रण है। ममता का मंत्र मां माटी मानुष पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में गूंजता है और उन्हें जोड़ता है। लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, ममता को अब एक ऐसी जनता का सामना करना है जो अधूरे वादों और घोटालों से थक चुकी है। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा और निराशा का माहौल भी है। नौ अगस्त 2024 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की 31 साल की महिला पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का रेप किया गया। उनकी हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो गए, जो दिखाता है कि लोगों में ममता सरकार को लेकर गहरी नाराजगी और बढ़ती बेचैनी है। बीजेपी से जंगल राज का बंगाल संस्करण कहती है। राज्य आर्थिक मोर्चे पर भी गंभीर स्थिति में है। बंगाल में वृद्धि दर के स्तर पर तटीय राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुकाबले पीछे है। कभी औद्योगिक ताकत रहा बंगाल आज संरचनात्मक कमजोरियों से जूझ रहा है, जो राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने की ममता बनर्जी की कोशिशों में रुकावट बन रहा है। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब ममता सरकार में विरोध के बाद सिंगूर से टाटा को उल्टे पैर लौटना पड़ा था। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री लगाने की परियोजना थी, जो किसानों के विरोध और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आंदोलन के कारण 2008 में रद्द हो गई। इसके बाद टाटा को इसे गुजरात के साणंद ले जाना पड़ा। इससे क्षेत्र की राजनीति और औद्योगिकीकरण पर गहरा असर पड़ा।
यही वो पहला मौका था जब ममता और मोदी पहली बार एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलें आम जनता की नाराजगी को और बढ़ा रही हैं। यहाँ नौकरशाही की सुस्ती और सिस्टम की खामियों की कहानियां बहुत आम हो चली हैं। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये है कि क्या इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा? क्या मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी लगातार तीसरे कार्यकाल वाली ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली टीएमसी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हरा पाएगी? – 2016 से ममता के खिलाफ लगातार हारने के बावजूद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से महीनों पहले चुनावी तैयारियां शुरू कर दी थी। बिहार के नतीजे आने से पहले ही बीजेपी के सेंट्रल कमांड ने छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा और कर्नाटक जैसे छोटे राज्यों के रणनीति मंत्रियों और महासचिवों की एक सूची बना ली थी, जिन्हें पश्चिम बंगाल में तैनात करने की तैयारी थी। विधानसभा चुनाव करीब आते ही पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ एक राज्य की लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी राष्ट्रीय साख से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा और मुकाबले के तौर पर देख रही है। इसी वजह से पार्टी बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी राजनीति के साथ ममता की अगुवाई वाली टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी के लिए बंगाल एक अधूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। 2019 में पार्टी ने जबरदस्त रफ्तार दिखाई थी। तब उसने 40% वोट हासिल किए और बंगाल के 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर कब्जा किया। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जोरदार वापसी की और 215 सीटें जीत ली। बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा घटकर 39% रह गया, उसे केवल 77 सीटें मिली। लोकनीति CSDS के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% से बढ़कर 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% हो गया। वहीं हिंदू मतदाताओं में भी टीएमसी का समर्थन बढ़कर 32% से 39% हो गया। बीजेपी के लिए खबर कुछ अच्छी नहीं रही। उसे हिंदू मतदाताओं का समर्थन 2019 के लोकसभा चुनाव में हासिल हुए 57% से घटकर 2021 के विधानसभा चुनाव में 50% रह गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी के लिए इस बार भी ममता को हरा पाना मुश्किल होगा? ममता बनर्जी का तृणमूल सरकार को इस साल का इलेक्शन में, चुनाव में हराना आसान नहीं है। बीजेपी को ही ममता के खिलाफ लड़ना है, लेकिन मुश्किल है। ये अभी तक, आज के दिन तक ये नहीं दिख रहा है कि इतना स्ट्रेंथ बीजेपी के, बंगाल बीजेपी के अंदर है जहां वो ममता का सरकार को पलट सकते हैं। ममता बनर्जी इस बार लोकतंत्र का बचाव, बंगाली बनाम बाहरी, जांच एजेंसी के दुरुपयोग, बंगाली अस्मिता, धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है। इतना ही नहीं, वो बीजेपी की काट के लिए मंदिर वाला दांव भी चलने से नहीं चूक रही। बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, जिसका दबाव ममता सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाकर दे रही है, जिसका उन्होंने शुक्रवार को शिलान्यास किया। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल हुए। मतलब ममता बीजेपी की पिच पर उतरकर खेल रही हैं, तो क्या इससे ममता बीजेपी की जीत की ट्रेन पर ब्रेक लगाने में कामयाब हो पाएंगी? ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, रूलिंग पार्टी बंगाल में, वो भी ये सारी चीज़ों से वाकिफ हैं और उनका सारा जो चुनावी प्रस्तुति है वो सारा ये बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है और बीजेपी के खिलाफ कैसे लड़ाई हो सकती है, उसी को लेके है। बीजेपी बंगाल में हार का सूखा खत्म करके जीत की बारिश में भीगना चाहती है और ममता बनर्जी एक और जीत से ये साबित करना चाहती हैं कि बंगाल में तो उन्हें हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में दोनों पार्टियों की नजर बुनियादी मुद्दों के साथ साथ जातीय गुणा भाग पर भी है, जिसमें एक बड़ा फैक्टर है मतवा समुदाय, जिनकी आबादी पश्चिम बंगाल में करीब 3 करोड़ है और इनमें से 1.5 करोड़ मतदाता हैं। माना यह जाता है कि ये लगभग 30 विधानसभा सीटों के नतीजे सीधे बदल सकते हैं और बाकी करीब 50 विधानसभा सीटों पर भी इनका असर होता है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक दशा दिशा तय करने का मौका नहीं होंगे, बल्कि ये भारतीय राजनीति के बड़े परिदृश्य पर भी असर डालेंगे।
एक मजबूत संगठन और सोच समझ तैयार की गई रणनीति के साथ बीजेपी अपनी राजनीतिक मशीन को उस अहम लड़ाई के लिए तैयार कर रही है जिसे वो निर्णायक मानती है। लेकिन ये तभी संभव है जब बीजेपी दीदी के किलों को गिरा पाएगी। अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई तो उसे एक बार फिर सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि बंगाल की चुनावी फाइट में फाइनल गोल कौन मारता है, मोदी या ममता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।